प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। भरूच में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अहमदाबाद में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण की शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस सरायकेला खरसावां जिले के एक दिवसीय दौरे पर। आर जैन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और रांची में खेले गए वनडे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। श्री मोदी अहमदाबाद में आज शाम जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से विद्यार्थियों के समग्र विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जामनगर में 1450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले आज सवेरे गुजरात में भरूच के आमोद में 8000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कर रहे हैं भाई और बहनों, गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भरूचनी भागीदारी एक जमानो હતો આપણું ભરૂચ ખાલી ખારી સિંગને કારણે ઓળખાતું હતું। આજે મારું ભરૂચ ઉદ્યોગ ધંધા વ્યાપાર બંદરો કેટલી બાબતોમાં એનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે। અને આજે મારા આ પ્રવાસ દરમિયાન ગુજરાતમાં જે શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણના કામ થઈ રહ્યા છે, ભૂતકાળમાં કોઈ એક સરકારોના એટલે ગુજરાતના ભૂતકાળના બજેટ કરતા પણ જૂની સરકારોમાં ગુજરાતનું જે કુલ બજેટ હતું ને 1 વર્ષનું, એના કરતા વધારે મેં એક પ્રવાસમાં લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસના કાર્યક્રમો કરી દીધા છે ભાઈ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82 वर्ष में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हमारी बात नहीं, इस तरीके का नेतृत्व कहा है ऐसे नेता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। यादव के निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव के यादों को साझा किया है और कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।
मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के एक प्रमुख सैनिक के रूप में खड़े रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत बनाने के लिए काम किया। उनके संसदीय वार्तालाप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। जब हमने राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से आहत हूं। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योत देकर चले गए। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार तथा सपा कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। और अब एक नजर डालते हैं मुलायम सिंह यादव की जीवनी पर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुखर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। राजनीति के दांव पेच उन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से सीखने शुरू किए। लोहिया ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। लोहिया की ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें 1967 में टिकट दिया और वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद वो लगातार प्रदेश के चुनाव में जीतते रहे। विधानसभा तो कभी विधान परिषद के सदस्य बने। 1992 में लोकदल से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई। मुलायम सिंह पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 1993 में और 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 4 साल तक गद्दी पर रहे। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए। 1977 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। तब उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया। एक बार 1982 से 1987 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और चुने गए। 1996 में जब देवगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह उसमें रक्षा मंत्री बने। इसके बाद से अब तक 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं और अब भी लोकसभा सदस्य हैं। आपातकाल में मुलायम सिंह जेल भी गए। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव, उनकी बहू डिम्पल यादव, उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव सहित परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2424 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2923 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोरोना के 28,079 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में भी इस दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,46,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। इनकी सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है।
राज्य सरकार स्थापना दिवस पर 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का काम शुरू करेगी। इसके लिए किसानों को सूचना जारी की जाने लगी है। किसानों से कहा गया है कि धान बिक्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी प्रखंड के अंचल अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहां से आवेदन के सत्यापन के बाद इस पर जिला आपूर्ति कार्यालय आगे की कार्रवाई करेगा। यहीं से किसानों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। किसानों से कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें निर्धारित फोटो युक्त वैध पहचान पत्र की जरूरत होगी। अंचल कार्यालय और जिला आपूर्ति कार्यालय की मदद से निबंधन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना है। राज्यपाल रमेश बैस सरायकेला खरसावां जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री बैस आकर्जन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किए। इससे पहले सरायकेला खरसावां पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज अपराह्न 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र स्थित फ्लाई एश पॉन्ड के एक हिस्से का दीवार क्षतिग्रस्त हो जाने से रातुडीह गांव के निचले इलाके के कुछ घरों में अचानक पानी प्रवेश कर गया। इसकी सूचना मिलते ही उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने चास अंचलाधिकारी दिलीप कुमार को प्रभावितों का आकलन कर तुरंत राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पूरे मामले में जिले के वरीय पदाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग करेगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पाकुड़ जिले में सर्वाधिक 47.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं रांची और आसपास के इलाकों में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग ने आज, कल और परसों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। नवी कड़ी होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। कल रात रांची के JCA स्टेडियम में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 278 रन बनाए। भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। रांची के JCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए एक दिवसीय मैच के जीत के आम और खास गवाह बने। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी परिजनों के साथ वनडे क्रिकेट का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वनडे मैच में शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में अब से थोड़ी देर बाद भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 8,98,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुआ है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में काफी उछाल देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष में 8 अक्टूबर तक संग्रह में 23% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,98,000 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.8% से अधिक है। इसके साथ ही शुद्ध संग्रह भी 7,45,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.3% से अधिक है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक समस्याएं आज लगभग हर आयु के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इस वर्ष का जो थीम है वो है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि हमें प्राथमिकता देनी है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और ये देखा गया है बहुत लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को, मानसिक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें, रोकथाम कर सकें, या कैसे उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सके, कैसे जो है इसके बारे में जो भ्रांति है उसको दूर कर सके, और कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सके। मानसिक समस्या होने पर जरूरी है कि लक्षणों को पहचान कर सही इलाज मिल पाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मानसिक समस्याओं के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। हम सभी लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, बशर्ते हम कुछ बातों का ध्यान दें। उदाहरण के तौर पे अगर तनाव है तो उससे लड़ने की क्षमता रखें, एक रेजिलियंस का ध्यान दें, और नियमित रूप से व्यायाम करें, अपना खान पान ठीक रखें, थोड़ा योगा, मेडिटेशन ये सब भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों पर अगर से दूर रहें, जैसे शराब का सेवन या स्मोकिंग को लेकर। तो और ये भी ज़रूरी है, अगर कोई समस्या लगती है तो उससे हिचकिचाए ना, उससे डिस्कस करें, और पूरी तरह से इसका इलाज भी संभव है, बशर्ते हम उसका जिक्र करें और उसके बारे में बातचीत करें। मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने पर इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, जिससे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हेरिटेज वॉक के आज की कड़ी में हम आपको सैर कराते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का प्राचीन शहर हम्पी, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है कर्नाटक का हम्पी शहर, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। यही नहीं, यह जगह भारत की मशहूर विश्व विरासतों में से एक है। इतिहास और वास्तुकला के मामले में हम्पी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह शहर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ के शानदार महल, स्मारक, पहाड़, मंदिर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यह शहर अपने समय में विजयनगर साम्राज्य का मुख्य अंग हुआ करता था, क्योंकि 1500 ईस्वी के समय में हम्पी शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। इस स्थान पर बने अलग अलग मनोरम अवशेषों, खूबसूरत मंदिरों, गढ़, खजाने और 500 से अधिक प्राचीन स्मारक इस शहर का इतिहास उजागर करते आज भी खड़े हैं।
हम्पी अपने सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। घाटियों एवं पहाड़ियों के बीच बना हम्पी विशाल और सुंदर नक्काशीदार मंदिरों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी इस शहर में बहती है। यहाँ के जल सेतु और नहरें 13 से 15वीं शताब्दी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक झलक दिखलाते हैं। हम्पी का वर्तमान अपनी परंपरा और इतिहास के आकर्षण के साथ खड़ा है। यहाँ के मनमोहक नजारे और विख्यात शिल्पकारी हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गेंदा फूल की खेती फिजा में खुशबू बिखेरने के साथ महिला किसानों के जीवन में खुशहाली का रास्ता भी बना रही है। रांची की विद्यावती देवी उन महिला किसानों के लिए एक आदर्श बन गई हैं जो गेंदा फूल की खेती करने की तैयारी कर रही है। रांची जिले की ओरमांझी प्रखंड की जीराबार गांव की विद्यावती देवी पिछले 5 सालों से लगातार गेंदा फूल की खेती करते आ रही है। लाल और पीले रंग के गेंदा फूल की खेती करने के लिए विद्यावती देवी कोलकाता से हर साल पौधे मंगाती हैं और उन्हें अपने खेतों में विकसित करती हैं। विद्यावती देवी की माने तो गेंदा फूल की खेती करना बेहद ही आसान और लाभदायक होता है। जाता है जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दीपावली हुआ, इसका मांग घर से ही आके ले जाता है। इससे हमको अच्छा मुनाफा। गेंदा फूल की खेती को विद्यावती देवी कमाई के नजरिए से एटीएम कार्ड की तरह मानती हैं। वे कहती हैं कि घर में जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो वह फूल का माला बनाकर बाजार में बहुत ही आसानी से बेच देती है और उन पैसों से घर की जरूरत निपटा देती हैं। मेरा अच्छा मुनाफा हुआ और हम और भी कहना चाहते हैं कि कम मेहनत में कम खर्च में अच्छा गेंदा फूल का खेती हो रहा है। फूल की खेती और कृषि से जुड़े अन्य कामों में कृष्णा साहू अपनी अर्धांगिनी विद्यावती देवी का भरपूर सहयोग करते हैं। वे कहते हैं कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने गेंदा फूल की खेती का रास्ता दिखाकर उनकी पत्नी को एक अलग पहचान दिलाई है। से गेंदा फूल की खेती कर रही है और गेंदा फूल जब से खेती कर रही है उससे आमदनी अच्छा हो रहा है। फूल की डिमांड सालों भर होने की वजह से फूल की खेती करने में रिस्क भी बहुत कम होता है। स्थानीय बाजार में आसानी से बिक जाने की वजह से किसान इस ओर धीरे धीरे प्रेरित होने लगे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। सिने जगत की मशहूर अदाकारा रेखा का आज जन्मदिन है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। अपना जन्मदिन मना रही हैं। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा का आज 68वां जन्मदिन है। रेखा ने लगभग 180 फिल्मों में काम किया, जिनमें सिलसिला, खूबसूरत, खून भरी मांग, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, फूल बने अंगारे, कोई मिल गया पृष्ठ प्रमुख है। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, हंसते हंसते जाए रसते, जिंदगी यूं ही। साइंस हब के आज के अंक में हम आपको 3D प्रिंटिंग से कराते हैं रूबरू। आजकल 3D प्रिंटिंग की दुनिया में हो रहे बदलाव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज 3D प्रिंटिंग से जुड़ी एक नई तकनीक के बारे में जानेंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार रोबोट ड्रोन आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। 3D प्रिंटिंग ड्रोन के काम की तुलना छत्ते बनाने वाली मधुमक्खियों से की जा सकती है। ड्रोन उड़ान तो भरेंगे, पर उनकी निगरानी एक मानव नियंत्रक द्वारा की जाएगी, जो उनके काम की निगरानी करने में समर्थ होंगे और जरूरत पड़ने पर किए गए काम की परख भी कर सकते हैं। डेवलपर्स जिन्होंने
इस 3D प्रिंटिंग ड्रोन को बनाया है, उनका कहना है कि इस तकनीक का उपयोग कठिन से कठिन या खतरनाक स्थानों जैसे कि ऊंची इमारतों में किया जा सकता है या आपदा राहत कार्य में भी ये काफी मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कठिन से कठिन या खतरनाक स्थानों जैसे कि ऊंची इमारतों में किया जा सकता है और ये CO2 की खपत और लॉजिस्टिक की जरूरतों को भी कम कर सकती है और 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में ये तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही डेवलपर्स का मानना है कि ये तकनीक पहले से चली आ रही मैनुअल तकनीकों की तुलना में भविष्य में निर्माण की लागत और जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। आइए देखते हैं चीता मित्र पर एक खास रिपोर्ट। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। चीता मित्र यानी चीतों के मित्र, जिनका काम है लोगों को समझाना कि ये चीते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपके मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत को उपहार स्वरूप दिए जाने के बाद चीता मित्रों से मुलाकात भी की। इन चीता मित्रों को चीता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। भरूच में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अहमदाबाद में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण की शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस सरायकेला खरसावां जिले के एक दिवसीय दौरे पर आर्काजन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और रांची में खेले गए वनडे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 60 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर।